सिचुएशन रूम में खुश आमदीद। नाज़रीन, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि निस्बतन मुख्तसर से वक्त के वक्फे पर वाक़यात की भीड़ सी लग जाती है, और जब हम प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं तो सोचते हैं आज कौन कौन से मौज़ूआत को शामिल करें। कुछ मौज़ूआत तो जिन्हें हम स्टॉक इशूज़ कह रहे हैं, जो चल रहे हैं, अनफोल्ड कर रहे हैं, चाहे वो सिर्फ अलमेदा का इशू हो या परसों सुप्रीम कोर्ट में जो दूसरी हेयरिंग जिस पे कौम की नज़रें लगी हैं वो तो है ही, मगर फिर हम देखते हैं बलूचिस्तान में एक और धमाका, फिर 150 लोग जो हैं वो जान से हाथ धो बैठते हैं। और जो सबसे बड़ी तकलीफ दे बात है कि जब भी ऐसा वाक़या होता है उसके बाद पहले तो नक्शे पे ढूंढना पड़ता है ये कहाँ पे है, फिर कहीं हमें एडी सेंटर वाले बताते हैं वहाँ हुआ है, फिर जनाब पता चलता है कि जी मोबाइल के जो टेलीफोन की बत्तियाँ हैं उससे जो है जाके रेस्क्यू वर्कर्स काम कर रहे हैं। एक बर्बाद इंफ्रास्ट्रक्चर ख़ास तौर पर बलूचिस्तान का, और उस पर ऊपर बर्बरियत और दहशतगर्दी के उस बुरे और इंतहाई ज़बूहाल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इनके वार, ये सारी बातें। मगर सवाल ये है कि कौम ये साथ चल रहा है, और इसमें बदनसीबी ये है कि इसे न्यू नॉर्मल कह लें, नॉर्मलसी कह लें, हर रोज़ ये हो रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे, मगर बात का आगाज़ ज़ाहिर है आज हम करते हैं क्योंकि डे आफ्टर टुमारो, परसों ये हेयरिंग दोबारा होगी। अब हेयरिंग के हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं, ये कब लिए गए कब नहीं, पूरी कौम उधर देख रही है। और अलावा जी आज मैं देख रहा था एक खबर और भी थी कि डेट कॉन्फ्रेंस पे जो पता चला कि हम किस तरह एक अजाब मूल ले रहे हैं, उस पर भी हम बात क्या करें या ना करें ये सोचना पड़ता है मौज़ूआत को जब हम उनको चॉइस करते हैं। मगर आज जो सवाल हम उठा रहे हैं इब्तिदा में और आगाज़ में वो ये कि क्या होने जा रहा है परसों, क्या होगा, और फिर क्या जो डिफेंस मुबैना तौर पर अब तक सामने आया है वो किस कदर कोजेंट है और किस तरीके से कितना वो अदालत के लिए एक्सेप्टेबल होगा। ये 92 से कंपनियां बनी, 2005 से बनी, इससे पहले के जो इंटरव्यूज़ हैं उनका हम क्या करें। इससे पहले तौफीक जो केस था उसमें जब एनेक्स किया गया इन प्रॉपर्टीज़ को तो ये किसकी थी। मगर जो अंदर की खबरें आ रही हैं वो ये कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास दूर तक के कागजात मौजूद हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि इनकी 7 लेयरिंग्स थी। लेयरिंग इसे टेक्निकली उस अमल को कहते हैं जिस अमल के ज़रिए मुबैना तौर पर नाजायज़ पैसे को उसके असल लिंक या सोर्स से डिसकनेक्ट किया जाता है, अलहदा किया जाता है। तो ये भी देखना है, और फिर ये भी देखना है जिस तरह आप देखते होंगे कि क्या तारीख़ बनेगी या तारीख़ दोहराई जाएगी। मगर मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारफ़ करवा दूँ। मेरे साथ मौजूद हैं इकरामुल हक, मारूफ तज़किया निगार हैं, दानिशवर हैं और साहिब किताब भी हैं इसी मौजू पे जो मौजू हम डिस्कस कर रहे हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह। इम्तियाज़ आलम साहब मारूफ तज़किया निगार और सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और दानिशवर भी, और जनाब ब्रिगेडियर फ़ारूक। थैंक यू वेरी मच सर। मैं स्ट्रेट सवाल करता हूँ डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं अपने दूसरे मेहमानों की तरफ बढ़ूँ। क्या होने जा रहा है डॉक्टर साहब, क्या होगा? और आपके पास तो बड़ी अंदर की खबरें हैं, किसके पास कौन कौन से सबूत हैं और कुछ बताएंगे लो हमें? जी, अक्सर सबजुडिस मामलात में बोलने के लिए जिस एहतियात की ज़रूरत होती है वो हमारे यहाँ नहीं बरती जा रही। आप देख रहे हैं कि वो PID का फोरम हो या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, दोनों साइड से इल्ज़ामात और फिर उन इल्ज़ामात का जवाब और ये बछाड़ जारी है। मगर कागजात तो अपने तय बताएंगे कि असल मामला क्या था, और कागजात ज़ाहिर है कि कोर्ट डिस्पैशनेट होकर सियासी चीज़ों से सिर्फ़ और सिर्फ एक ठोस किस्म के दस्तावेज़ात और सबूत पर अपना फ़ैसला करेगी, और इस बारे में कोर्ट अपनी इज़हार भी कर चुकी है। मेरे ख़्याल में जो बातें मैंने अपनी तहकीक के दौरान की, जो अब की नहीं है, इस वाक़े से बहुत पहले जब मैंने ये किताब लिखी 2001 में, जिस मौजू पे मैं काम कर रहा था कि दुनिया के अंदर टेररिज़म का, मनी लॉन्ड्रिंग का, टैक्स चोरी का और दूसरी जो ऑर्गेनाइज करप्ट पैसा होता है वो इन ऑफशोर कंपनीज़ में, जहां अब आप जानते हैं कि 34 ट्रिलियन डॉलर पड़े हुए हैं। एक पूरे इंसानियत के साथ मजाक है जब कितने लाख लोग मर जाते हैं। तो मेरा तो नुक्ता नज़र आज भी सियासी नहीं, बल्कि उसके अंदर ये पहलू है कि एक तरफ रिच पुअर डिवाइड बहुत बढ़ रही है। पिकेटी की किताब से तो आप समझते हैं इसकी वजह एक ये भी है कि ये जो नाजायज़ पैसा यहाँ से बाहर जाता है और जो एक इशू कम अज़ कम हमारे सामने टेस्ट केस आ गया है। जी बिल्कुल, देखिए ना, एक सादा सी मैं बात करना चाहता हूँ कि कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, इसमें हम प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे, कोई भी हो, अगर वो किसी तौर पे भी अपने पब्लिक लाइफ भी रखना चाहता है और साथ में वो ऑफशोर कंपनियों के ज़रिए बिजनेस करे, तो वो दोनों चीज़ें। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब, ये बताएं, ये तो बात ठीक है, मैं आपकी वल्नरेबल लग रही है आपको सरकार या जो रूलिंग फैमिली है, आपको क्या नज़र आ रहा है? जी, जो आपने देखा होगा कि अगरचे इसके ऊपर मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी बाहर से बहुत ज़्यादा
डॉक्यूमेंट्स मंगवाए गए, मगर लेयरिंग कुछ इस तरह की है कि उसको अनफोल्ड करना इतना आसान नहीं है, सवाए उन बहुत एक्सपर्ट्स के जो इस काम के माहिर हों और वो कर सके। मुझे अंदाज़ा नहीं कि इस मामले में किस ये तो आप कंफर्म कर देना कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास हतमी तौर पर जो मैक्सिमम पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स थे वो हासिल कर किए जा चुके हैं। जी मेरा ख्याल है जब स्पेशल सेल बना था एहतसाब के अंदर तो ये इंक्वायरी हुई थी और उस वक़्त की एक बहुत बड़ी फ़ाइल वहाँ मौजूद है। एक 300 सफ़े की रिपोर्ट जो थी वो रहमान मलिक साहब ने भी बनाई थी उस ज़माने में कहने के, तो डॉक्यूमेंटेशन तो है। अब वो अनफोल्ड होती है, अनवेल होती है कि नहीं, अनफोल्ड होती है, पेश की जाती है, नहीं की जाती मामला। मगर मैं जनाब इम्तियाज़ आलम साहब एक और मैं एंगल से यही इशू आपकी तरफ लेके जाता हूँ, वो ये है कहा यह जाता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि सिविल सोसाइटी भी थोड़ी सी इस कॉन्फ्लिक्ट में सामने आई है और वो जो रंग देती है वो सिविल मिलिट्री लड़ाई का रंग देती है कि शायद ये जमहूरियत की और अदम जमहूरियत की या गैर जमहूरी फोर्सेस की लड़ाई है। अवाम दोनों तरफ बड़ी बेबसी से देखते रहते हैं। वो कहते हैं यार अगर कोई चोरी चकारी हुई है तो पकड़ के बता दें हमें, क्योंकि हमारी हालत बड़ी ख़राब है। तो सिविल सोसाइटी के कुछ हिस्से जो हैं जो इधर सपोर्ट करते हैं, उनके आर्गूमेंट को आप कैसे देखते हैं जनाब इम्तियाज़ आलम साहब? देखिए, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात तो हमेशा ख़राब रहे हैं। बहुत कम अरसा रहा है जब ये एक बेहतर रहे हैं, और ये टेंशन जो है दोनों पावर सेंटर्स में मुसलसल रही है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजूहात दूसरी है कि जमहूरी इदारे मुस्तहकम नहीं हो पाए और उनके अदम इस्तेकाम के बायस जो मार्शल लॉ के बायस हुआ, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी स्पेस बढ़ा ली और वो उन इलाकों में भी चली गई, एरियाज़ में जहाँ उनका काम नहीं है। तो अभी ये जो जमहूरी प्रोसेस चला है तो उम्मीद की जा रही है कि दोबारा से इदारे अपने अपने मकाम पे पहुँचेंगे। ज़ाहिर है उस पर टेंशन तो होती है। तो ये हम देख चुके हैं, हमारी तारीख़ है। दूसरी बात ये है कि हम ये भी देख चुके हैं कि करप्शन के इशू को इस्तेमाल किया जाता रहा है शुरू से लेकर सियासतदानों के ख़िलाफ़। और तीसरी बात ये भी हम देखते हैं कि सियासतदानों को ही और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म को पैदर पे वज़ीर-ए-आज़म को करार दिया जाता रहा है सिक्योरिटी रिस्क के, वो मुल्क के लिए ख़तरा है। ये बड़ी अफसोसनाक तारीख़ है हमारी। लेकिन जहाँ ताल्लुक करप्शन का, यकीनन जो हमारे ऑफिस में टॉप लोग हैं, अब उसमें वज़ारत अज़्मा ने मुदाखलत की है और जायज़ तौर पे इसका नोटिस लिया है और वहाँ पे उन्होंने रेट्स एडमिट की है। और ये अच्छा है कि हुकूमत ने या वज़ीर-ए-आज़म के ख़ानदान ने उसकी मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज नहीं किया, बल्कि एक्सेप्ट किया कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट एक आर्बिटर तो असल में सुप्रीम कोर्ट को होना चाहिए, आइनी आर्बिटर। लोग तो किसी और आर्बिटर की मुतालबा कर रहे हैं और मीडिया के सेक्शन भी करते हैं। आर्बिटर तो अदालत उज़्मा को होना चाहिए और उन्होंने ये केस ले लिया है। अब ये जैसे कि कहा गया कि अब वो केस सब डिस है और मेरा ख्याल है कि इसमें जल्द फैसला हो जाएगा और फैसला होगा फैक्ट ऑन फाइल पे, मेरिट पे। ठीक। और जो भी होगा वो पार्टीज कह रही हैं कि वो इसे एक्सेप्ट करेगी। ठीक। जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म की केस का ताल्लुक है, तो ये केस बहुत पुराना है, ये अब की करप्शन नहीं है। उसमें मुमकिन है करप्शन हुई हो न हुई हो, हमारे सामने कोई हकायक नहीं है, लेकिन जो माजी से चला आ रहा है। एक आपसे सवाल है इम्तियाज साहब, आपसे सवाल है, बात जारी रखिएगा। आपसे सवाल ये करता हूँ कि आप पॉलिटिकल वर्कर भी रहे, आपकी स्ट्रगल भी हमने देखी और भी आपके कारहाय नुमाया हैं। अगर आप ये देखें ये जितने पॉलिटिकल खानवादे हैं, ये फौज की अपनी जगह, आपने भी स्ट्रगल की, हमने की, सब ने की। सवाल ये है कि ये लोग जिन्होंने पर्सनल एम्पायर्स खड़ी कर दी, 20% पे अपने इनकी इकॉनमी ग्रो करती रही, अवाम का बुरा हाल था, तो फिर शक पड़ता नहीं है कि ये 2 नंबर करते रहे हैं और अगर फौज को जगह कंसीड हुई है तो इनकी बददियानती की वजह से हुई है। एक राय है, क्या कहेंगे इम्तियाज साहब? फिर ख्याल में इम्तियाज़ साहब से शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। मैं यही सवाल आपकी तरफ लेके आता हूँ और ये इस पे भी चाहूँगा कि आप थोड़ा कमेंट कर दें कि हम ये तो ठीक है, हम ये कहते हैं फ़ौज का कोई काम नहीं है, ज़िया-उल हक़ के मार्शल लॉ में हम एज अ स्टूडेंट जो है मारें खाई और हमने पुलिस के डंडे भी खाए और उस पर हमें फ़ख्र भी है और आइंदा भी शायद हम यही करें। लेकिन ये आज जो मिलिट्री को जगह कंसीड हुई है, ये तो फिर एक ग्रीड का मुकाबला है कि भाई ये कोई ठेकों की लड़ाई है इनकी आपस में, हमें जमहूरियत में चक्कर में डाला हुआ है। जनाब ब्रिगेडियर साहब। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरा ख्याल है सैयद काज़ी साहब ऐसी बात नहीं है। माजी में पहली बात है कि मैं तो कोई सपोर्टर नहीं हूँ मार्शल लॉ का, ना हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में मिलिट्री रूल दोबारा वापस आए। उसमें फिर बाद में मसाइल बड़े पैदा होते हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, खासकर जनरल मुशर्रफ के दौर में देखा है।
लेकिन मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देता हूँ। आप पिछले 5 साल का जो रिसेंट रूल था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो ही देख लें। $38 बिलियन पे जनरल मुशर्रफ और शौकत अजीज साहब आपका इंटरनेशनल डेट जो है वो छोड़ के गए थे। अब आज देखें वो $73 बिलियन है और प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 4 साल में एक $100 बिलियन आप क्रॉस करेंगे। और इन दोनों पार्टीज ने मिलके जो है इतना आपका फॉरेन डेट बढ़ाया है कि अब उसके क्या असरात होंगे वो तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। बेरी साहब, क्या आप मानते हैं कि ये जो पॉलिटिकल एलीट जो है ये बनाने में भी तो मार्शल लॉ का आता है, ये आपके ही लोग थे? ये आपकी मैं बात मानता हूँ कि ये खासकर लेट्स बी वेरी, और ये इंटरवेंशन बहुत महंगी पड़ी इस मुल्क। लेट्स बी वेरी स्ट्रेट, अपना नवाज शरीफ साहब उनकी फैमिली जो है वो अपना जलानी साहब जब गवर्नर पंजाब थे, ज़ियाउल हक के दौर में इन्हीं को पिकअप किया गया, इनको ग्रूम किया गया। लेकिन मैं समझता हूँ, मेरा ये ज़ाती व्यू है कि शायद हम इनको ग्रूम करने में थोड़ी कमी रह गई है। और वो जिस आपको करना ही नहीं चाहिए जी, असूलन तो नहीं होना चाहिए। आई एग्री विद यू, इस तरह कोई फेवरेट नहीं हो, लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये कुछ हुआ है और शायद आइंदा ये ना हो, लेकिन क्योंकि एवरीबडी हैज लर्न्ड लेसन। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें जिस तरह अभी इस वक्त नैब में जो मेगा करप्शन स्कैम चल रहे हैं, और जितने खासकर पिछले PMLN ने तो अपने आप को अब पकड़ाई दी नहीं है, वो तो नैब ने, क्योंकि उनके अपने चेयरमैन नैब हैं, तो उन्होंने सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो PMLN ये शरीफ फैमिली के खिलाफ को कार्रवाई करें। और जो इस वक्त बड़े केसेस वो सारे पीपल्स पार्टी के टॉप लीडर्स हैं जो कि नैब ने बनाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जनाब इन केसेस को इन्वेस्टिगेट करें। आप चाहे गिलानी साहब लें, राजा परवेज अशरफ साहब लें, आप और उनके लीडर लें जो कि मुल्क से कुछ बाहर भी भागे गए। इसी तरह सिंध में जो पिछले 3 साल में पकड़ दकड़ हुई, जो लोग मुल्क छोड़ के भागे। तो देखें ये जो और दूसरा जो इसका खौफनाक पहलू ये है कि ना सिर्फ करप्शन हुई है, बल्कि करप्शन और दहशतगर्दी के दरमियान जो लिंकेजेस आए, ये पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं होता था। ये सब कुछ 2008 के बाद आया है। वो अलग बात है कि मैं समझता हूँ कि ये जनरल मुशर्रफ की जो स्टेटमेंट है उधर भी बात करनी चाहिए कि जनाब उनको सऊदी फरमा रवा जो है अपना लेट किंग अब्दुल अजीज, ये भी पूछना चाहिए हमें। नहीं, बिल्कुल पूछना चाहिए कि जनाब आपने किस कैपेसिटी में उनसे वो, लेकिन जिन्होंने पूछना चाहिए वो तो कटारे में खड़े हैं। नहीं जी, गलत बात है ना, गलत बात है। वो जिन्होंने पूछना है जी अक्रॉस नहीं देखे ना जी, ये नैब मसला वही आता है सईद काजी साहब। आज अगर नैब बिल्कुल मेरिट पे काम करे, इंडिपेंडेंट हो, हमारे बाकी इदारे इंडिपेंडेंट हो, उनमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो गवर्नमेंट का, तो उनको अक्रॉस द बोर्ड लोगों को पकड़ना चाहिए। अक्रॉस द बोर्ड लोगों को पकड़ना चाहिए, चाहे वो किसी इदारे के भी हों, किसी इदारे को। देखें जहां तक जो रिटायर्ड लोग हैं उनको तो बिल्कुल वो नैब के परव्यू में आते हैं। अभी आप देखें ना, 2-3 हमारे रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स हैं, ये DHS कैद में, वो इस वक्त जेल के अंदर। अच्छा, मैं ये चूंकि मैं थोड़ा सा जब टाइम में आऊंगा डॉक्टर साहब आपकी तरफ भी, इम्तियाज आलम साहब से मेरा राब्ता बात हुआ। पनामा पे कोई बात करना चाहता हूं, मैं पनामा पे दोबारा आपसे मैं कुछ उस पर अर्ज करना चाहता हूं। जी आप बोल रहे हैं। पहली बात ये देखें, पिछली हेयरिंग से लेके अभी जो 15 की जो हेयरिंग परसों होने वाली है, उसमें एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि PTI ने ये कहा है, क्लेम किया कि हमारे पास बहुत ज़्यादा सॉलिड एडिशनल एविडेंस आया है जो कि हमारे केस को की जो स्ट्रेंथ है वो कई गुना बढ़ा देगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ जो कोर्ट फेस करेगा डे आफ्टर टुमारो, जब ये भी अपना प्रूफ कुछ लेके जाएंगे और डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, और जो शरीफ फैमिली उन्होंने भी अपने आप को डिफेंड करना है प्रूफ के साथ, और कि जनाब ये हमारे इल्ज़ाम ठीक नहीं है। देखें जो तजादात सामने आए, जो कॉन्ट्रडिक्शन इस वक्त कोर्ट फेस करेगा, और वो कैसे विद इन द शरीफ फैमिली इतनी कॉन्ट्रडिक्शन है। मीडिया पे हम कुछ और सुनते रहे पिछले 6 महीने, डॉक्यूमेंट्स उनके कुछ और कह रहे हैं। और नंबर 2 जो तजादात होंगे जो ज़्यादा खौफनाक हैं, जो PTI डॉक्यूमेंट्स देगी, क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास तो सारे ये सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज से, इंग्लैंड तक से लेके आए हैं, वो रजिस्ट्री ऑफिस जो भी वहाँ पर कानूनी तौर पर तरीके हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट्स में और शरीफ फैमिली के डॉक्यूमेंट्स में अगर फ़र्क आ गया, और मैं कह रहा हूँ फ़र्क आएगा, आई एम श्योर देयर बी लॉट ऑफ डिफरेंस, तो फिर सुप्रीम कोर्ट, हमारे ऑनरेबल कोर्ट जो है वो देयर बी फेस्ड विद द बिग सिचुएशन कि भाई टेम्परिंग किसने की है, क्या PTI के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो टेम्पर्ड हैं या शरीफ फैमिली के डॉक्यूमेंट्स? ये तो फाजिल अदालत देखेगी। एक ब्रेक, ये एक बहुत बड़ा एक इशू है जो कि हो सकता है परसों ये अमर्ज हो। ठीक है, ये इस पर बात करते हैं, डॉक्टर साहब से पूछेंगे, मगर एक ब्रेक की तरफ हम बढ़, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये बात भी करेंगे। और मैं खास तौर पर इम्तियाज आलम साहब से एक सवाल अधूरा रह गया था कि तो अगर जनरल परवेज मुशर्रफ कहते हैं मुझे वहाँ से पैसे मिले हैं, वो भी आप करें, उसकी तफ्तीश करें, अगर फौज में आप समझते हैं करप्शन हुई है वो भी पकड़ें, लेकिन भाई आप तो ये आर्ग्यूमेंट हमें ना दें कि यार तुम भी करते हो। आर्ग्यूमेंट क्या चलता है यहाँ आके कि ये कहते हैं जी वो भी तो कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, तो क्या आर्ग्यूमेंट हमारी पॉलिटिकल एलीट का ये है कि भाई आप भी कर रहे हैं तो हमें भी करने दे, हमें क्यों पकड़? इससे अवाम थोड़े से इरिटेट होते हैं शायद। वापस आके इम्तियाज आलम साहब से पूछते हैं और फिर डॉक्टर इकराम लख साहब से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। इम्तियाज साहब से हमारा राब्ता दोबारा बहाल हुआ। मैं एक सवाल थोड़ा सा जोड़ दूं। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आप जो कह रहे हैं, और जो इल्जामात लगते रहे और फौज की इंटरवेंशन के हवाले से तो ये भी कहना है ब्रिगेडियर साहब का कि जो क्यारी में लीडर बनाए थे वो भी गलती थी। मगर सवाल मेरा इम्तियाज साहब आपसे ये है कि जब पब्लिक पॉलिसी प्राइवेटाइज कर ली जाए, जब अदालत ये कहे कि ना FIA काम करती ना नैब काम करती है, दे आर अबव द लॉ, और अगर जमहूरी हुक्मरानों के बारे में ये तसर हो और अदालत उसको कन्फर्म करे, तो फिर हम किसकी तरफ देखें? क्योंकि ये तो कहते हैं हम अबव द लॉ हैं जनाब इम्तियाज आलम साहब। तो आप फौज को भी कानून से बावरा करने की कोशिश न करें, और फौज का काम नहीं है सिविलियन मामलात को ठीक करना। बिल्कुल ठीक। और अदालत ने सही नोटिस लिया है कि FIA काम नहीं कर रहा, नैब का कानून ठीक नहीं है, नैब के कानून के कुछ हिस्से उन्होंने तलब भी किए हैं। इसी तरह हमारे आप देखें आज ही कंपनी ऑर्डिनेंस आया है और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को नई इख्तियारात दिए गए हैं। ये बहुत पुराना कानून था जो चल रहा था। अब इसमें जो पैसा बाहर जाएगा आएगा, ब्लैक मनी या वाइट मनी करने की जो बात है वो सब अब उसे चेक किया जा सकेगा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के ज़रिए। यकीनन ये गवर्नेंस के मसले हैं और ये तनकीद बजा है सुप्रीम कोर्ट की, और पार्लियामेंट को और हुकूमत को और अपोजिशन को फोकस करना चाहिए कि एक शफाफियत वाला खुला और अकाउंटेबिलिटी का इस हिसाब के बहुत से इदारे बन सके। FBR की इस्लाहत होनी चाहिए, उसमें पार्लियामेंट में आए। ये तहरीक इंसाफ सड़कों पे क्या करती है? जाएं, जाकर पार्लियामेंट में नए बिल्स लेकर आए, उसके रास्ते में रुकावट दूसरी गवर्नमेंट बनेगी या जो पार्टी बनेगी वो अवाम में एक्सपोज होगी। इसी तरह नैब के कानून पे, इसी तरह सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और ख़ुद स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी पे हम बहुत उठाते रहे बात। आज तक हम लड़ रहे हैं इस बात के लिए कि स्टेट बैंक को ऑटोनोमस होना चाहिए। तो ये सारी इस्लाहत की ज़रूरत है। ये सिस्टम के अंदर एक करप्शन है और ये हर तरफ है। ये सिर्फ सिविलियन या जुडिश मामला ये नहीं है कि जैसे जुडिशरी है, अब हर एक ने अपना सिस्टम बनाया हुआ अपने सेल्फ इंटरेस्ट में। जुडिशरी का अपना सिस्टम है, वहां से हमें कोई जज प्रोसिक्यूटर नजर नहीं आता। फौज का अपना है, हमने नहीं सुना कि कोई बहुत बड़े केसेस पकड़े गए हों और सामने आए हों, पब्लिक तो नहीं हो गए। इसी तरह हम बाकी इदारों में देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का कोई भी बख्शा ना जाए, करप्शन को रोका जाए जितना रोका जा सकता है। और उसके लिए जरूरी है कि राइट टू इंफॉर्मेशन, इतला तक रसाई का जो कानून है वो पास हो। अब वहां पे हुकूमत गड़बड़ कर रही है। जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है वो ठीक नहीं है। आप देखें सेनेट ने जो बिल अप्रूव किया था, जो सेनेट की कमेटी ने, उसमें सभी का इत्तेफाक था और उसकी बहुत अच्छी रेटिंग हुई है। वो क्यों नहीं लाया जाता? ये तो शहरियों का हक है, सिर्फ खुद ही रोक रहे हैं इम्तियाज साहब। इम्तियाज साहब ये खुद ही रोकते हैं। इतला तक रसाई होगी। अच्छा, एक बात आगे बढ़ाता हूँ। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, आप बड़ी देर से खामोश हैं। अब इम्तियाज साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि भाई ये क्रॉस दी बोर्ड होनी चाहिए, जो हर कोई वो करे। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपने फौज का एहतसाब भी करना है तो अब जो असेंबली है, असेंबली में लॉ बन सकता है। वो हमेशा वहां से पता चलता है जी एमनेस्टी की स्कीमें आ रही हैं, SROs भी वो खुद जारी नहीं करते, अपना इख्तियार मिनिस्ट्री को दे देते हैं। तो अगर ये सारे इदारे एक कार्टेल को महफूज करना शुरू कर देंगे, और फौज का भी जो वो बात कह रहे हैं, फौज का एहतसाब किसने करना है? आपकी पार्लिमान है ना, उसने करना है। तो वो तो कहती है भाई ना उनका करें ना हमका करें ना हमारा करें। जनाब डॉक्टर कलाम साहब जी, दो कवानीन अभी ऐसे मौजूद हैं जिसकी तरफ मैं इशारा करवाना ज़रूरी समझता हूँ। एक प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म 1992, जिसके तहत आप जो मर्जी वाइट कर रहे हैं, और ये अभी जारी है। फिर आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 1114 है कि आप जो इतना मर्जी पैसा बाहर से ले आएँ और टैक्स वाले आपसे कोई सवाल, फिर कौन टैक्स देगा? तो ये जो मरात याफ्ता तबके हैं उसको मैं किसी इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भी मरात याफ्ता तबके हैं वो अपने अपने जिस इदारे में बैठे हैं एहतसाब नहीं करवाना चाहते। तो अगर जिम्मेदारी किसकी होगी डॉक्टर साहब? ये लोगों को, हम जो इतने अरसे से आप भी सारे वक्त बात करते हैं, अभी जो है इम्तियाज साहब ने भी बात की, ब्रिगेडियर साहब ने भी यही बात की कि असल क्राइसिस ये है कि जब आप एक ख़ास तरह की सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी करते हैं तो सिस्टम डिस्क्रेडिट होता है। जब आप विक्टिमाइजेशन करते हैं सिस्टम डिस्क्रेडिट होता है। आपने अभी तक कोशिश नहीं की, चाहे वो यहाँ पे सिविल हुकूमतें रही हों या दूसरी हुकूमतें, हमारी फौजी हुकूमतें, के हम अदारों की तरफ तवज्जो। जब अदारों को आप कैप्टिव कर लेते हैं अपने हाथ में, अब क्या आवाम का ये हक नहीं कि वो जान सके कि साकिब शिरानी साहब आपके कुलीग हैं इकोनॉमिस्ट, वो कह रहे हैं कि जी आपने प्राइवेटाइजेशन करते करते पब्लिक पॉलिसी प्राइवेटाइज कर ली, सारे इदारे प्राइवेटाइज कर ली। अब आप देखिए कि 300 सफ़े की रिपोर्ट किसी एक जगह पड़ी हो, ये एक और रिपोर्ट
जो है वो नैब के पास पड़ी हो, किसी के बारे में भी हो, किसी चाहे वो कोई भी इदारे का आदमी हो जिसने करप्शन की हो, चाहे वो एडमिरल मंसूर जिनको यहाँ बुला के प्ली बार्गेन की गई, कोई सिविलियन जी वो बंद कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने वाइस करा दे दिया। और तो ये जब तक नहीं होगा तो ने बात की, आपको भी कंट्राडिक्शन नजर आ रही है जो इन कंडीशन को कह रहे हैं, और साथ एक खबर दे दी हमें ब्रेक में उन्होंने कि तकरीबन 1 से ज्यादा जगह पर वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो पीटीआई पेश कर सकती है। जी ये बात तो बिल्कुल सही है कि दरअसल जब भी आप ऐसी चीज़ों के बारे में तहकीकात पहले होती रहीं, उसमें कुछ विक्टिमाइजेशन का एलिमेंट था, मगर कुछ फायर वहाँ होती है ज़ाहिर है, और उसके धुआं भी ऐसी जगह कि उसके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ एक अदारे का या एक शख्स का मसला नहीं था। यहाँ रैम्पट करप्शन सोसाइटी के अंदर जो है वो हर जगह पे गई, और चूँकि पॉलिसी ऑफ अपीज़मेंट थी उससे बहुत ख़राबी हुई है कि पूरे का पूरा रियासती ढांचा जो है वो दरअसल एक करप्ट और मनी पावर के हाथ में कैप्टिव हो गया, और रियल टर्म्स में जो पीपल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए डेमोक्रेसी में वो डिनाई हो रही है। और ये मनी पावर वाले लोगों को कैसे अब काबू किया जाए? क्या सब आप ये कहना चाहते हैं कि अब इधर अगर हम सिविलियन फौज तो हमारे यहाँ ज़ाहिर है एक तारीखी तौर पर अनटचेबल रहे भी वो, और अब तो खैर नहीं है आलमी तौर पर साजगार हालात उनके लिए, ना वो आना चाहते हैं ना वो आएंगे यही। लेकिन ये जो कार्टलाइजेशन हुई है, ये जो ओलिगार्क्स बन गए हैं कि जो रियासत कमज़ोर और गरीब पर निजी तौर पर जो हुक्मरान है वो अमीर, तो ये भी वजह बनी है। अब देख लीजिए ये पिछले 8-10 साल में कितना कर्ज़ों में इजाफा हुआ है। एक तरफ ये बताया जा रहा है कि माशी हालत बहुत ऊंची जा रही है, दूसरी तरफ कर्ज़ों का बेजा बोझ मुल्क पे डाला जा रहा है और अमीरों से टैक्स नहीं लिया जा रहा। जब आप अपनी टैक्स की शरह को नहीं बढ़ाएंगे, अमीरों से नहीं, गरीबों पर तो बेशुमार टैक्स लगा रखे, तो फिर आप इसी हालात को पहुँचेंगे। यानी आपके जो जरिए आमदन है रियासत का, वो अभी आपसे दोबारा आके पूछूंगा, मगर ब्रिगेड साहब आपकी तरफ चलता हूँ। 70 के करीब टैक्स हैं जो डॉक्टर साहब ने अपने आर्टिकल में आइडेंटिफाई किए हैं, जो आम आदमी देता है, जो इलीगल भी हैं, वो एडवांस लिए जाते हैं। और दूसरा हमारा जरिए आमदन जो है वो लोन है, $49 बिलियन स्टैगरिंग। ये पीपल्स पार्टी जमा मुस्लिम लीग नून के 3 सालों में लिए गए हैं, ये कर्जा जो 73 बिलियन तक पहुंचा है। जी ब्रिगेड साहब आपसे एक तो ये पूछूंगा, थोड़ा सा वो भी हमें बताएं, बड़ा अहम है ये जो कागजात हैं और जो आप इशारा कर रहे थे, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट विल हैपन डे आफ्टर टुमारो। सैयद काजी साहब, पहले तो मैं जो मोहतरम इम्तियाज़ आलम साहब ने बात की, मैं उस पर कॉमेंट करना चाहता हूँ। अब ये है ना कि क्योंकि ये फ़ौज में रहे नहीं है तो उनको मालूम नहीं है सिस्टम जो है। हमने तो अपने 35 साल सर्विस में बड़े बड़े लोगों को हर रैंक में, चाहे वो जनरल ऑफिसर्स हैं, जूनियर ऑफिसर्स हैं, मिडिल रैंकिंग ऑफिसर्स हैं, आप जवानों को और उनको तो आप छोड़ दें, उनके ख़िलाफ़ हर किस्म का कोई जो बेज़ाब्ती है, कोई डिसिप्लिन के इश्यूज़ हैं, करप्शन के इश्यूज़ हैं। जब भी कभी ऐसा हुआ है हमने तो उनके ख़िलाफ़ हमेशा कार्रवाई होते देखी है। तो ये परसेप्शन गलत है कि फ़ौज के अंदर जो है भाई फ़ौज के अंदर अपना ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी, हर दुनिया की जो फ़ौज है उसके अंदर अपना एक एहतसाब का एक इन बिल्ट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है। वो सिर्फ ये है कि माजी में ये लोग पब्लिक नहीं करते रहे। हाँ, इस मरतबा जनरल राहील शरीफ ने आप देखें, उन्होंने आउट होते हुए जाकर उन्होंने कहा जी जो कुछ सीनियर ऑफिसर्स हैं, मिडिल रैंकिंग ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की गई है, लेट इट बी नोन टू द पीपल, ताकि लोगों को पता लगे कि हम कार्रवाई करते हैं, माजी में भी करते रहे, अभी भी कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे, ताकि एक मैसेज क्लियर जाए। एक तो ये बात। दूसरा देखें, ये आपने वो जो डॉक्यूमेंटेशन वाली बात की, मेरी नज़र में अगर कहीं पे कोई ऑथेंटिक रिकॉर्ड अवेलेबल है वो डेफिनेटली बेसिकली वो नैब में है, क्योंकि अर्ली ये जो जनरल मुशर्रफ के दौर में बड़ा पैसा खर्च किया गया था। ये जितने टॉप ये जो हमारे पॉलिटिकल एलीट के लोग हैं जिनके खिलाफ केसेस चल रहे थे, बड़ा पैसा खर्च किया गया टैक्स पेयर का कि एक जितना ओरिजिनल अच्छे से अच्छा रिकॉर्ड ऑथेंटिक जो है उनके बाहर से मंगवाया जाए, और हमारे लोग बाहर जाते रहे वो रिकॉर्ड लेने के लिए। तो लिहाजा अब उस रिकॉर्ड के साथ अगर कोई टैंपरिंग हुई है, रिकॉर्ड गायब किया गया है, वो अलग बात है। लेकिन मैं आपकी पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ, मुझे ये कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि मेरा ख्याल है वो जो रिकॉर्ड जो इतनी मेहनत से तैयार किया गया, इतने पैसा दे के तैयार किया गया, वो रिकॉर्ड एक जगह पे नहीं है, वो शायद और जगह पे भी रिकॉर्ड अवेलेबल है।
पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर चेयरमैन नैब को सुप्रीम कोर्ट हाजिर कर ले, अगर चेयरमैन एफबीआर ऑल्सो टू सम एक्सटेंड, तो मैं आपको बताऊं यहां पे एक ऐसा पिंडोरा बॉक्स पाकिस्तान में खुलेगा कि जनाब ये जो रिकॉर्ड है, ये शरीफ फैमिली कुछ और कह रही है, नैब का रिकॉर्ड कुछ और है, पीटीआई का रिकॉर्ड जो वो मेरा ख्याल है वो मिलता जुलता होना चाहिए नैब के साथ, क्योंकि इन्होंने भी ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने भी बाहर से जाके सर्टिफाइड रिकॉर्ड लेके आए हैं। तो ये एक इशू हो सकता है, लेकिन लोग ये ना समझें कि जनाब अगर वो रिकॉर्ड टैंपर कर देंगे या रिकॉर्ड को उन्होंने अगर अपना मैनिपुलेट किया है तो दे विल गेट अवे विद इट। मेरा ख्याल है ये मामला सामने आएगा। अगर आपको याद हो एक और चैनल पे आज से एक हफ्ता पहले एक बड़े टॉप हमारे लॉयर हैं बैरिस्टर साहब, जो कि उस वक्त नैब में थे, वो कहते हैं जनाब उन्होंने कहा मैं सर्टिफाई करता हूं, मैंने तो खुद अपनी आंखों से हमने वो रिकॉर्ड देखा है नैब में, और फिर वो ट्रांसफर होता था फ्रॉम वन, जब लोग आते थे और जब टीम चेंज होती थी तो वो कहते हैं द रिकॉर्ड शुड बी अवेलेबल। तो मैं ये समझता हूं कि ये शरीफ फैमिली विल बी इन फॉर लॉट ऑफ सरप्राइजेस जब ये इस तरह का ये सारा रिकॉर्ड जो है, अगर नैब का आई ओनली होप वो टेम्पर नहीं हुआ, गायब नहीं किया गया या उसको इधर उधर नहीं किया गया, वो रिकॉर्ड अगर आ जाता है। और आप देखें चेयरमैन नैब जो हैं वो हमारे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट असद खलल साहब, मैं नाम भी ले लेता हूँ, वो 4 महीने से हमें कह रहे हैं कि जनाब मैंने तो फॉर्मल कंप्लेंट दाखिल की है चेयरमैन नैब को विद ऑल दी रिकॉर्ड, और मैं आपको बता रहा हूं नैब रहने के चेयरमैन नैब पाबंद है अपने कानून के मुताबिक कि वो जनाब वो कंप्लेंट को आगे प्रोसेस करेंगे, आगे लेके जाएंगे। अगर वो नहीं कर रहे तो मेरे ख्याल उनके खिलाफ भी कार्रवाई। मैं ब्रेक की तरफ बढ़ूं, जब वापस आऊंगा तो इम्तियाज सवाल ये करेंगे इन तमाम मारूजात जो इरशादात फरमाए हमारे पैनलिस्ट ने, इनकी रोशनी में वो क्या देखते हैं? क्या जमहूरियत को तो हमें बहरहाल कोई हुकूमत ये हो कोई और हो, जो भी अरेंजमेंट हो उसको ख़तरा हमें नज़र नहीं आता, कम से कम फौजी हवालों से तो कोई ऐसी बात दूर दूर तक नज़र नहीं आती, मगर क्या कोई ऐसा काम होगा कि ये जो वाइट कॉलर करप्शन है और करप्शन के बाद ये सारा पैसे की जो हम खेल देख रहे हैं, क्या इसमें कोई रुकावट आएगी या ये भी फिर इतनी खाक उड़ेगी कि हम फिर उसी तनख्वाह पे काम करने पे मजबूर होंगे, गॉड नोज फॉर कितने अरसे के लिए। मगर आते हैं और बात जारी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इम्तियाज़ आलम साहब, माज़रत चाहता हूँ ये आवाज़ें आपको एक्स्ट्रा आती रही। अब सवाल मैं आपसे यही चाहूँगा, आपने दोनों हजरात की बात देखी, हम इत्तफाक करते हैं हर इस बात पर कि जी ये जो अक्रॉस द बोर्ड हो, मगर यहाँ सवाल ये लगता है, यूँ लगता है कि बाद करप्शन जो तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई है ये वो लग रही है कि यहाँ ये लग रहा है कि यार हमने अगर कर लिए तो हमें हाथ को, मैं हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं जज हूँ, मैं जनरल हूँ या मैं इलेक्टेड नुमाइंदा हूँ। मुझे लगता है कि मेरी लड़ाई ये हो गई आजकल कि भाई ये मेरा राइट है, बर्थ राइट बन गया है, बिकॉज ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ द एलीट ऑफ पाकिस्तान, मुझे पर कोई कानून लागू नहीं होगा। जब हमें ये नीचे से बैठ के लगता है यहाँ लड़ाई ये हो रही है। आप मुझे करेक्ट कर दें अगर मैं गलत कह रहा हूँ जनाब इम्तियाज़ आलम साहब। इम्तियाज साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी इम्तियाज साहब। हेलो जी इम्तियाज साहब, मैं सुन रहा हूं आपको। ये आप अपने स्टूडियो के लोगों की लाइन बंद करेंगे तो मेरी आपकी बात सुनूंगा। यार ये कुछ प्रॉब्लम है टेक्निकल यार, देखें अब इम्तियाज साहब अब आपको आवाज ठीक आ रही है? आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन बाकी आवाजें भी आ रही है स्टूडियो से। यार देखिए ठीक हुआ है। हाँ जी 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 इम्तियाज साहब, आप बाकी आवाजें बंद हो गई हैं। मेरा सवाल सुना आपने? आप दोबारा दोहराएंगे? मैं सवाल ये कर रहा हूं, मैं मुख्तसरन अर्ज कर दूं कि इस बात पे सब पैनलिस्ट के जो है वो इत्तफाक है कि अक्रॉस द बोर्ड हो। हमें तसव्वुर मिल रहा है कि यहाँ जो मेंबर ऑफ द एलीट हैं, चाहे वो किसी रियासत के हिस्से से ताल्लुक रखते हैं, वो महफूज रहना चाहते हैं बाद अज करप्शन। वो करप्शन अनटचेबल का एक लड़ाई है यहाँ पे, हु इज अनटचेबल एंड हु इज नॉट। अगर तो ये लड़ाई है तो फिर इससे मेरा क्या लेना देना एज अ मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी या पाकिस्तान का एक मामूली इंसान होने के हवाले से? इम्तियाज साहब देखिए, बात सुने, हमें किसी तरह की करप्शन का कोई दफा कोई करेगा तो वो बेअसूली और बदअखलाकी और गैर कानूनी बात है और नाइंसाफ़ी पे मबनी है। लेकिन हमारे मुल्क में मामला एक और भी है कि पूरा सिस्टम करप्शन में बेस्ड है। पूरा सरमायादारी का पाकिस्तान में निज़ाम वैसा नहीं है जैसे दुनिया में हम देखते हैं, जिसे एंटरप्रेन्योर कल्चर कहते हैं। यहाँ टैक्स बचाओ, 2 रजिस्टर रखो, पैसे टैक्स इवेजन करो और मैनिपुलेट करो रूल्स को और मुख्तलिफ तरह के तरीके से अपनी दौलत बढ़ाओ।
तो पाकिस्तान में बहुत चोर दरवाजे हैं सरमाया को, दौलत को, ताकत को इकट्ठे करने के, और ये हर तरफ फैल गया है पूरी तरह। हर कोई प्रॉपर्टी डीलर है, जजेस की कॉलोनी है, हर तरफ DHAs हैं, हर तरफ सिविल सर्विस के देखते हैं। ये पूरा पक्ष का निज़ाम है पाकिस्तानी स्टेट ने बना लिया अपनी जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में जिस तरह की सरमायादारी है, मैं इसे दलाल सरमायादारी कहता हूँ, या ये जो रेंट सीकिंग है कि किराया, रिश्वत भी किराया है, अपने ऑफिस को इस्तेमाल करना, उसके लिए पक्ष लेना, ये भी किराया है। तो हम देखते हैं कि किरायादारी निज़ाम पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे माजी की करप्शन पे तो बहुत बवेला होता है, जो होना चाहिए वो बच ना पाए, लेकिन जो जारी करप्शन का निज़ाम है उस पर कोई संजीदा बात ही नहीं करता। उस सिस्टम के अंदर इस्लाह और चेक्स एंड बैलेंस लाने की कोई बात ही नहीं करता। अभी क्यों नहीं ये पार्लियामेंट में ये सारी पार्टियां जो लड़ रही हैं, अब चलिए शरीफ फैमिली का केस तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, उनका फैसला हो जाएगा, और उसके बाद अगर उन्हें सजा होती है वो हट जाएंगे, उनकी जगह नए लोग आ जाएंगे। ये एक मैकेनिज्म है जमहूरी ढांचे में। लेकिन जो पूरे निज़ाम में करप्शन है, इससे करने के लिए क्यों नहीं सिर जोड़ के लोग बैठते? क्यों नहीं ये बड़ी पार्टी झंडा उठाया हुआ है, कानून साजी करें, रिफॉर्म लाएं। ठीक, बिल्कुल ठीक बात, जायज बात की इम्तियाज साहब ने ब्रिगेड साहब कि ये कानून साजी नहीं करते, तो फिर क्या ये बेनिफिशियरी है इसके जो कानून साजी नहीं करते? अब आई एम श्योर मोहतरम इम्तियाज आलम साहब को जरूर मालूम होगा कि 2008 से जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो उनका पहला ऐलान ये था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का पार्लियामेंट में कि हम नैब को बंद कर रहे हैं। बिल्कुल गुड, बंद करें, और जी हम एक नया इंडिपेंडेंट इत्तेसाब का दायरा लेके आएंगे। ओके गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या हुआ, PMLN ने बनाया पूरा अपना एक नया इत्तेसाब का, पूरा नैब ऑर्डिनेंस का एक नया खाका बनाया गया विद ऑल दी अमेंडमेंट्स और तरमीम। 2008 से लेके अब आप देखें 8.5 साल हो गए हैं। वो लॉ एंड जस्टिस कमेटी में पता नहीं कितनी दर्जनों मीटिंग्स हुई है PMLN पीपल्स पार्टी की, कोई यही दो पार्टी पावर में रही हैं इस्लामाबाद में। आप देखें क्योंकि उन दोनों पार्टीज के वेस्टेड इंटरेस्ट थे कि हमने अपने केसेस खत्म कराने। पीपल्स पार्टी ने अपने सारे केसेस खत्म कराए अपने 5 साल दौर में। इनके अपना PMLN वाले जो हैं, जाहिर बात है ये भी चाहते थे इनके भी केसेस जो भी हैं वो खत्म हो। या तो क्या हुआ, वो नया अमेंडमेंट लेके नहीं आए, ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा कि प्ली बार्गेन को खत्म करें, वॉलंटरी रिटर्न को खत्म करें। देखें, तो मेरा मकसद है कि अगर ये पार्लियामेंटेरियन, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप एलीट जो है, क्योंकि इनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे, अगर ये चाहते सिंसियरली ईमानदारी से तो एक नया कानून आ सकता था, नैब रिफॉर्म होता, इंडिपेंडेंट लोग आते हैं वो, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सर, आप मुझे ये बताएं। ये कहना ये चाह रहे हैं, मैं इनका सवाल आपकी तरफ ले जाता हूं, फिर डॉक्टर साहब को लेता हूं। ये कहना ये चाह रहे हैं कि लॉ मेकिंग कहना जा रहा है ये तो करेंगे नहीं, तो आप किससे करवाना चाहते हैं? नहीं तो यही कर रहे ना जी, पार्लियामेंट किस लिए है? आप जाके देख लें वहां पे फरिश्ते। अभी आप देखें फरिश्ते हैं सर, अभी आप देखें, अब PTI वालों ने भी काम करेंगे, अगर ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नहीं तो उनका काम है ना जी, PTI ने भी अपना एक बिल पेश किया। मैं सवाल इनका मैं रिफ्रेज कर देता हूं, फिर डॉक्टर साहब देखिए PTI जाके बिल लाए बाकी अपोजिशन जमातों के साथ मिलके। सर एक बिल जो पीपल्स पार्टी लेके आई थी, हाल हुआ, पीपल्स पार्टी बिल लेके आई थी पनामा के हवाले से, उसका क्या असर किया रूलिंग पार्टी जिसके पास मेजॉरिटी है? और दूसरा इम्तियाज साहब, इफ यू डोंट माइंड, मैं एक गुजारिश सुने जी, गुजारिश सुने जी कि अब ये हम जो सारी बात कर रहे हैं ये एक जमहूरी प्रोसेस है, हम उसे तनकीद का निशाना बना रहे हैं, पब्लिक फोकस में ला रहे हैं, प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। अभी हमने देखा बड़ा अच्छा ये ऑर्डिनेंस आया है, ये जो लॉ आ रहा है कंपनीज एक्ट, ये इस सारी हमारी काविशों का नतीजा है। हमने कहा है कि भाई राइट टू इंफॉर्मेशन होना चाहिए। हम कहते हैं भाई ये इदारे, हम और आप सब बात कर रहे हैं कि जो सारे इदारे हैं जहाँ पे मालियाती मामला देखने होते हैं उन सबको मौसर बनाया जाएगी। जो सारी बात कर रहे हैं इस प्रोसेस से होगा, वो कोई फरिश्ते जो कहीं बैठे लेकिन इम्तियाज साहब बड़े एहतराम से अब नई टर्म इंट्रोड्यूस की जा रही है, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। और जनाब हमजा शहबाज साहब जाते हैं नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट में, कहते हैं बच्चों ये करप्शन तो होती है, इसका हल यही है कि हर 5 साल बाद जब इलेक्शन हो तो लोग अपना जो है वो वोट का सही इस्तेमाल करें। भाई दे डोंट बिलीव इन इंस्टीट्यूशन, अदालतें बंद कर दें। वो इन इदारों के तसाब मानने को तैयार ही नहीं है, वो नहीं चाहते कि इदारों से तसाब हो। नहीं, वो ये कह रहे हैं, मैं बात एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूं, मगर मैं बात जरा और क्लैरिटी से कह दूं कि जिन्होंने करना है
जहां से ताकत जो है रियासत में आइन की ताकत है, जिनके पास में जो बैठे हैं, अगर वो नहीं करते और वो बेनिफिशियरी है मुबैना तौर पर इस सारी उस बदयांती की जिसका इम्तियाज आलम साहब ने इशारा किया, तो ये फिर वो कौन करेगा? और जाहिर फौज तो नहीं करेगी, फिर अवाम करेंगे या क्या होगा? मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूं। मैं आप पूछता हूं आके जनाब डॉक्टर इकरामुल हक साहब से कि अगर ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है तो फिर अल्लाह हाफिज अब क्या करें? आते हैं, बात जारी है। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, सिर्फ एक फिक्र कह दूँ, इम्तियाज आलम साहब कह रहे हैं जिन्होंने करना है और इस निज़ाम को उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया बड़ा अप्रोप्रिएट किया, तो ये अगर ये नहीं करते, पार्लिमान आगे बढ़ के इस करप्शन का कलाकुमा नहीं करती, तो फिर कौन करेगा? देखिए, आम तौर पे तो कवानीन भी मौजूद होते हैं, नए भी बना लिए जाते हैं, मगर असल मामला जिसको वाज़े करना चाहिए वो ये है कि हमारे यहाँ एक बहुत मखसूस मसला है। वो ये है कि हमारे यहाँ हुकूमत वक्त और रियासती अदारे जिनको ख़ास कानून के तहत काम करना होता है, जो कि टैक्स गुज़ारों के पैसे से काम कर रहे होते हैं, वो असल में हुकूमत वक्त के ग़ुलाम बन जाते हैं। ये वो ख़राबी होती है जिससे आप कितना भी अच्छा कानून बना लें उस पर फिर अमल दरामद नहीं हो पाता। वो हमारे यहाँ एक तो ये कैपिटलिज़म भी करोनी है, और दूसरा जो रियासत के मुलाजमीन हैं वो ये समझते हैं कि हम रियासत और अवाम के सामने जवाबदेह नहीं हैं, बल्कि हम हुकूमत वक्त के सामने इस तरह जवाबदेह हैं कि अगर वो हमें गैर कानूनी काम करने को भी कहें और हम करें। इसी तरह आप देखते हैं अदालती निज़ाम के अंदर भी पैसे वाले लोग फ़ायदा उठाते हैं, जो माशी निज़ाम है उसमें भी मनी पावर वाले लोग फ़ायदा उठाते हैं। फिर उसके ऊपर आ जाएँ तो एहतसाब के निज़ाम को भी वो तबाह करके रख देते हैं। तो असल में हमें इसके बारे में बहुत ज़ोर से अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहना चाहिए, कहना चाहिए, लिखते रहना चाहिए, फिर जाकर हम हैम्बरिंग वो कर सकेंगे कि जब अगले इलेक्शन आए तो हमारे वोटर बेहतर तरीके पे इन लोगों को रिजेक्ट कर सके। तो खैर इसमें पूरा प्रोग्राम रखूंगा जो इलेक्शन वाला मामला है। मगर इम्तियाज आलम साहब आपकी तरफ आता हूं, ये कहते हैं कि ये सारे अपने आप को हुकूमत वक्त के मुलाजिम समझते हैं, उनके खिलाफ ये कुछ नहीं करेंगे। इम्तियाज साहब देखिए ना, इसमें सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इसमें टेन्योर को करने की इंश्योर करने की ज़रूरत है, इन अदारों को ऑटोनोमस करने की ज़रूरत है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बनाने की ज़रूरत है। एक और बात मैं उठाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इज़ ए कॉन्ग्लोमरेट ऑफ वेरियस फीफडम्स। हर एक ने अपनी अपनी जागीर बनाई हुई है। ये सिक्योरिटी की फीफडम है, ये जुडिशरी की फीफडम है, ये सिविल सर्विस की फीफडम है, ये कुछ पाकिस्तान के सरमाएदारों की फीफडम है, कुछ जागीरदारों की फीफडम्स है। आप देखें ना, जज हजरात की पेंशन क्या है, 16-17 लाख में पेंशन ले रहे हैं वो। एक रिटायर्ड जनरल कितना घर लेके जाता है? 1 अरब रुपए में पड़ता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि लोग सियासत में जाते हैं, पहले कुछ नहीं होते फिर उनकी जमीनें जायदादें हम देखते हैं। तो आवी का आवा बिगड़ा हुआ है। तो इससे आप कहेंगे कि जी एक फीफडम खराब है, बाकी सब एक सवाल आपसे ही ताकत पार्लिमान से निकलती है, प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये सारी फीफडम्स तोड़नी है, अगर उधर ही एक फीफडम बन जाएगी तो फिर हम तो मारेंगे। हाँ मेरी जान बात सुने, उन्हें मैं और आप सुबह शाम लताड़ सकते हैं, उन्हें उन्हें इम्पीच कर सकते हैं, उन्हें हम पब्लिक सेंश्योर कर सकते हैं, उन्हें हम उनके हम हर रोज सुबह शाम टेलीविजन में बैठ के कपड़े उतारते हैं। लेकिन मुझे बताएं, आप मुझे दिखा दें एक ऑडिट फौज का। मैं तो फिर वही बात कमाल हो गया इम्तियाज साहब, कमाल हो गया फौज का ऑडिट। इम्तियाज साहब आप फिर आपको सिस्टम का ये, सॉरी मुझे अफसोस से कहना पड़ा कि आप यू आर हाईली मिसइन्फॉर्म्ड। शायद फिर आप जाएं, फिर आपको मेरे ख्याल फौज को चाहिए आपको ब्रीफिंग दे कि एक वो कप्तान की यूनिट से लेके एट द हाईएस्ट फॉर्मेशन लेवल वो तो साल में 2-2 दफा 3-3 दफा ऑडिट होते हैं, बकायदा होते हैं, सारे ऑडिट होते हैं। स्क्रूटनी होनी चाहिए ना। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान करेगा ना ऑडिट। अच्छा चले, इम्तियाज आलम साहब ऑडिट पैनल बनते हैं, इम्तियाज आलम साहब ऑडिट पैनल बनते हैं, मैं चाहता हूं आप अपनी बात न भूलें। मैं तो यही इम्तियाज आलम साहब से कहूंगा कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को फिर करें एम्पावर, वो भी आपकी एग्जीक्यूटिव के अंडर आता है, वो करें जाके। आप काम खुद नहीं करते, इशारा इधर कर देते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी किस लिए बनाई गई? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऑडिटर जनरल का ऑफिस भी ऑटोनोमस होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है और है ऐसा, और वो पार्लियामेंट में कर रहा किया जाता है। और अगर इम्तियाज नंबर 1 अगर मुझे बात तो मुकम्मल करने दे, मुकम्मल करने दे। जी
अभी हमें, मैंने देख रहा था प्रोसीडिंग ऑडिट एंड इसकी जो पार्लियामेंट की कमेटी की, कि जुडिशरी नहीं दे रही कि उनका ऑडिट क्या हुआ है। इसी तरह मुझे बताया कि वेरियस जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनका ऑडिट कहाँ, वो कहीं पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है कि कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे। ठीक है, आपकी बात आ गई जी। ब्रिगेडियर साहब आखिर में है, इस बात का जवाब दे दें। जो इम्तियाज साहब ने कहा होगा जी जी, उसका जवाब दे दें। नहीं मालूम जी जी बिल्कुल। जी, अगर पार्लियामेंट और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो डिजाइन करते हैं किसी केस में, तो बकायदा उनके सामने वो तमाम जो रिकॉर्ड है वो उनको पेश करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान मेरा ख्याल एक वाहिद इदारा है जो वाकई हम समझते हैं इंडिपेंडेंट है। जिस तरह की उनकी रिपोर्ट्स आती हैं, हर साल का जो ऑडिट होता है और पब्लिक अकाउंट कमेटी में जाता है, फिर वहां पे कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं, ना लोग पकड़े जाते हैं, ना वो पैसा रिकवर किया जाता है। एक तो ये। दूसरा, इम्तियाज आलम साहब ने कहा कि जनाब ये प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो है ये सिक्योरिटी रिस्क वाली बात की जाती है। सिर्फ मैं ये कहूंगा बेनजीर भुट्टो साहब को छोड़ दें, वो दुनिया में नहीं है, मैं बात नहीं करना चाहता हूं आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर। लेकिन एक कभी हुआ है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से उसके अपने लोग, अंडर कमांड लोग आपका इतने स्टोरी फैब्रिकेट करते हैं, बाहर जाते हैं, इससे ज्यादा और क्या चीज रहेगी? इसी चीज मैं कह रहा हूं। लास्ट पॉइंट, जनरल मुशर्रफ इम्तियाज साहब वही बात कहना जा रहे हैं। नहीं इम्तियाज साहब ये हकीकत आपके सामने हुई है ना, मुल्क तोड़ दिया, ठीक था। मैंने और आपने तो नहीं किए ना, प्राइम मिनिस्टर हाउस से हुई है ना, लास्ट पॉइंट। अगर इस मुल्क को नुकसान पहुंचा है पिछले 8 साल में, मैं ये कहता हूं जनरल मुशर्रफ ने जो एनआरओ किया, वो लोग जिनको जेलों में होना चाहिए था, जिनको पाकिस्तान के पॉलिटिकल सर्कल से बाहर होना चाहिए था, दे केम बैक विद अ वेंजेंस और उन्होंने इस मुल्क से बदला ले रहे हैं। इम्तियाज आलम साहब आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, जनाब डॉक्टर इकराम उल हक साहब आपका बहुत शुक्रिया हैं। ताकतवर पार्लिमान है, जो गलत है उसको दुरुस्त करें। हम आपको वोट देते हैं, हम किसी को नहीं जानते। आइन की ताकत भी आपके पास है, टैक्सेस भी आप हमसे लेते हैं, हम चाहते हैं कि आप करें, वरना फिर जो इम्तियाज आलम साहब ठीक कहते हैं गलियों में आके लोग खुद ठीक कर लेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।